कैसे हो बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल नया टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव से ऊपर रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही यूनिक टॉपिक है। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के आज देखेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे हम कि इंटीग्रेशन का क्या यूज़ है और इंटीग्रेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी करने की। तो और ये जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव से कैसे रिलेट करता है, ये सब चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रल जिसको बोलते हैं। तो इंटीग्रल की अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है कि इट टेल अस टू एक्यूमुलेट समथिंग, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, यही इंटीग्रल है। या किसी चीज़ को जमा करना, वो भी इंटीग्रल में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जैसे हमारे पास हम कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो वीडियो डाउनलोड करने का मतलब होता है कि हम डाटा डाउनलोड कर रहे हैं। और मान लो हमने डाटा डाउनलोड करने के लिए हमारी उस स्पीड है 10 MB, 1 मिनट में 10 MB हमें मिल रही है स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट, जैसे यहाँ मैंने ये बनाया ग्राफ, इस ग्राफ में इस तरफ टाइम दिया हुआ है, इस तरफ डाउनलोड स्पीड है डाटा की। तो अगर 1 मिनट में 10 MB मिले हमें, सेकंड में कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है डाउनलोडिंग, सेकंड मिनट में जब 2 मिनट हो गए तो हमें 10 MB और मिल गए। थर्ड मिनट में जब 3 मिनट हुए, क्योंकि हर मिनट में हमें 10 MB मिल रहे हैं, तो इसको देखें तो 3 मिनट में हमें 30 MB डाटा मिल गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो देखो यहाँ 1 2 3 मिनट है मेरे, और यहाँ पे ये जो डाटा है ये 10 है, 10 MB है ये, ठीक है। अगर मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिला, 30 MB, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हम डाटा एक्यूमुलेट इकट्ठा किया, हमने एक्यूमुलेट किया, तो यही जस्ट लाइक एरिया है, ठीक है। हम जैसे छोटी क्लासों में निकालते थे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर इसको 3 मान लो, इसको 10 मान लो, तो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डाटा जो एक्यूमुलेट हुआ, हमारा डाटा जो हमारा एक्यूमुलेट हुआ, वो किसके इक्वल हुआ, वो था एरिया इनक्लोज्ड। जो हमारे पास जो एरिया इनक्लोज्ड है इसके इक्वल था, ठीक है। तो इंटीग्रल भी यही है, टू फाइंड द एरिया, ठीक है। देखो इसमें देखो ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको x1 मानूं, सपोज x1 मान लूं, तो ये f ऑफ x1 1 बन गया। अगर इसको f ऑफ x2 मान लूं तो ये f ऑफ x2 बन गया। इसको मैं x3 मान लूं तो ये f ऑफ x3 है। अब इसमें देखो कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x3, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। इसलिए हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी। और ये जो हमारे एरिया जो मिल रहा है, एरिया अंडर दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे जो एरिया है वो हमने फाइंड किया, ठीक है। और यही इंटीग्रल था। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग
लग गया होगा कि इंटीग्रल क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड या एरिया एक्यूमुलेट, कितना हमने इकट्ठा किया किसी चीज को। ठीक है, अब ये है कि हमारी जैसे डे टू डे लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी आपने जब डाउनलोड कर लें तो जरूर डाउनलोड कोई भी डाटा कर रहे हो तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि स्पीड सेम रहे। कई बार स्पीड कम हो जाती है, कई बार स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ये मान लो ऐसा भी हो सकता है, कई बार स्पीड ज़्यादा हो कम हो, ज़्यादा हो कम हो, कभी 10 MB मिल रहा है, कभी हमें 7 MB मिल रहा है, कभी 50 MB भी मिल सकता है। ठीक है, तो जो ये यहाँ तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है हमारा। ठीक है, लेकिन मान लो हमारा ये चल रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला हमें, कभी डाटा यहाँ डाटा इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसमें हमें यहाँ तो हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर ले एरिया निकाल लिया था, तो यहाँ पे हमें एरिया निकालने की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर इसको सपोज करो मैं इसको रेक्टेंगल बना दूं। ठीक है, अगर मैं इसको f ऑफ x1 लूं, इसको x2 लूं, तो ये हो गया f ऑफ x1 और ये हो गया f ऑफ यहां पे f ऑफ x2, यहां पे f ऑफ x2 हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो f ऑफ x1 है, अगर मैं इसकी बात करूं इस रेक्टेंगल की, ठीक है, तो ये एरिया हमें इसका x2 माइनस x1 मिलेगा, इसकी विड्थ। ठीक है, और इसकी ये मिलेगी इसके इक्वल, यहां तक तो f ऑफ x1 नहीं है ना। ठीक है, तो इसका एरिया क्या मिलेगा हमें, इसका एरिया मिलेगा हमें x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई f ऑफ x1 प्लस ये रिमेनिंग एरिया, प्लस जो भी है रिमेनिंग एरिया। अब ये मिला हमें। अब दिक्कत ये इसमें ये है कि इस रिमेनिंग एरिया को कैसे निकालना है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें देखो हमने क्या किया, अगर मेरे पास ऐसे डाटा आया, हमारे पास कोई फंक्शन है या फंक्शन बोल लो आप, फंक्शन की एक कर्व आ गई। ठीक है, इसके अंडर हमने एरिया निकालना है। जैसे ये एरिया अंडर, ये कर्व है, कर्व के अंदर एरिया है, ये निकालना है एरिया। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको पूरे एरिया, जो एरिया है इसको 4 स्टेप में डिवाइड कर दो। 4 स्टेप बना दी मैंने, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 और 4 स्टेप पे बना दी। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैंने एक ये हो गया, इस स्ट्रिप में ये हो गया, इस स्ट्रिप में ये हो गया और इस स्ट्रिप में ये हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ये पहली स्ट्रिप है इसका एरिया हम सिर्फ इतना एरिया। ठीक है, तो इसकी बात नहीं करता हूं अभी मैं, ये रिमेनिंग एरिया रह जाएगा, ये रिमेनिंग, ये इसका तो हम फाइंड कर सकते हैं एरिया। ठीक है, क्योंकि ये f ऑफ x1 है। ठीक है, तो ये जो इसकी विड्थ है मैंने इक्वल विड्थ की ली है। देखो इसमें क्या है, इसमें x2 माइनस x1। ठीक है, इसको मैंने डेल्टा x लिख दिया सपोज। ठीक है, डेल्टा x का मतलब होता है कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, और ऐसे ही x3 माइनस x1, ये भी डेल्टा x है, सेम है, इसकी इनकी विड्थ सेम है। ऐसे ही x2, ऐसे ही x4 माइनस x3, ये भी डेल्टा x है, और x5 माइनस x4, ये भी डेल्टा x है। तो ये विड्थ सभी की सेम है मैंने रखी। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ठीक है, तो एरिया क्या होगा इसका, देखो पहली स्टेप की बात करता हूं, इसका एरिया इनक्लोज्ड अंडर कर्व के अंदर जो इनक्लोज्ड एरिया है वो क्या होगा, पहले लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हुई f ऑफ x1, क्योंकि ये भी f ऑफ x1 होगा यहां पे।
क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स वन है ये पॉइंट हमारा, और यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स ब्रेड्थ, ठीक है। प्लस अगर इसकी बात करूँ तो ये एफ ऑफ एक्स टू है, तो ये भी एफ ऑफ एक्स टू होगा, तो ये मेरे पास आएगा एफ ऑफ एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। जब मैं आगे की बात करता हूं एफ ऑफ, यहां नीचे कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स थ्री इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स फोर डेल्टा एक्स, तो ये तीनों चार स्टेपें हैं, चार स्टेपों की हमें क्या मिल गया, इसका एरिया मिल गया, और बाकी प्लस रिमेनिंग एरिया, बाकी हमें मिल गया रिमेनिंग एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये रिमेनिंग एरिया हमारे पास ये बचा, ठीक है। अब अगर मैं इस फिगर से इस फिगर का कंपैरिजन करता हूं, ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें रिमेनिंग एरिया काफी ज्यादा है, इसमें रिमेनिंग एरिया कम हो गया। क्यों कम हुआ, हमने इसकी स्ट्रिपें चार स्ट्रिप बना दी, यहां एक ही स्ट्रिप थी, यहां 4 बना दी, ठीक है। तो इसलिए इसका एरिया क्या होगा, इसमें मैंने डेल्टा एक्स बाहर निकाल लिया क्योंकि ये कॉमन है, तो मेरे पास अंदर बचा एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स फोर प्लस रिमेनिंग एरिया, ये मेरे पास रिमेनिंग एरिया, ठीक है, ये जो छोटा सा ये एरिया, ठीक है। तो इसको मैं डेल्टा एक्स यहां लिखा, और इसको हम समेशन में भी कर सकते हैं, जब हमने पिछली क्लासों में पढ़ा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो समेशन, यहां n इज इक्वल टू 1 to 4 तक जा रहा है, यहां एफ ऑफ एक्स n, इसको मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया, प्लस रिमेनिंग एरिया, प्लस रिमेनिंग एरिया। तो जो ये एरिया होगा लगभग पूरा तो नहीं इक्वल होगा, लेकिन काफी हद तक हमें इसका एरिया मिल जाएगा, पर फिर भी अभी भी काफी जो हमारा रिमेनिंग एरिया है, जो हमारा बचा हुआ एरिया अभी हमें फिर भी हमें पता नहीं लग रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर में मैंने ऐसा ही किया कि नंबर ऑफ स्ट्रिप इसकी थोड़ी ज़्यादा कर दी है, मैंने नंबर ऑफ स्ट्रिप यहाँ 4 थी, मैंने नंबर ऑफ स्ट्रिप 10 कर दी। तो जब नंबर ऑफ स्ट्रिप 10 करेंगे तो देखो ये इसमें कुछ ऐसा होगा, ऐसा, तो ये जो रिमेनिंग एरिया है मैं इसको शेडेड कर रहा हूं थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि रिमेनिंग एरिया है, ठीक है। तो लगभग ये है, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन करो, अगर इस जहां पर 4 स्ट्रिप बनी थी, इसका शेडेड एरिया और इसका शेडेड एरिया कम हो रहा है, जैसे जैसे स्ट्रिपें बढ़ती जा रही हैं शेडेड एरिया हमारे पास कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम स्ट्रिपें इसकी बढ़ाते जा रहे हैं, हम उसके क्लोज जाते जा रहे हैं, हमारे एक्यूरेसी के क्लोज जाते हैं, हमें उतनी हमें एरिया की एक्यूरेसी मिल रही है। और जितनी अगर ये स्ट्रिपें हम 10 स्ट्रिपें की बात कर रहा हूं, अगर ये स्ट्रिपें 100 हो जाएं तो और एक्यूरेसी आ जाएगी हमारे एरिया में। ये स्ट्रिपें अगर मान लो 1000 हो जाए तो काफ़ी एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। और ये स्ट्रिपें इनफाइनाइट हो जाए तो बहुत ही एक्यूरेसी आ जाएगी, ऑलमोस्ट हम एरिया का लगभग फाइंड कर लेंगे। तो यही इसमें मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि जैसे जैसे हम स्ट्रिपें बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये कंडीशन ये है इसमें जो इसकी विड्थ इक्वल रखनी है, ठीक है। और इतनी स्ट्रिपें भी हो सकती है कि ये हमारे इतनी पतली भी हो सकती हैं, इतनी इसकी विड्थ इतनी हो सकती है कि हमारे बाल के बराबर हो, हमारे सिर के बाल के एक विड्थ उतनी हो, ठीक है। इतनी स्मॉल भी हो सकती है, और जब इतनी होगी तो इनफाइनाइट हो जाएगी ये, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे अगर ये नंबर ऑफ स्ट्रिप इनफाइनाइट की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये थोड़ा ख्याल रखना आपने, नंबर ऑफ स्ट्रिप बहुत ज़्यादा जा रही हैं
इतने ब्रेक हो रही हैं, तो हमारे पास इसकी विड्थ है, विड्थ डेल्टा एक्स है इसकी, तो विड्थ 0 की तरफ जा रही है, विड्थ हमारी कम होती जा रही है। ठीक है, तो मैं पहले इसके लिए थोड़ा रखूंगा, देखूंगा, देखते हैं। इसका एरिया निकालना हो तो एरिया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका डेल्टा एक्स समेशन n फ्रॉम 1 to 10 स्टेप पे है, और यहां f ऑफ एक्स एन प्लस रिमेनिंग एरिया, प्लस रिमेनिंग एरिया। ठीक है, तो काफी नजदीक पहुंच गए हम। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इनफाइनाइट की। अगर इनफाइनाइट स्ट्रिप है तो एरिया, एरिया इनक्लोज्ड अंडर कर्व। ठीक है, तो वो कितना होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली, लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये जो एरिया होगा, हम बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे इसके, तो ये होगा समेशन n फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां f ऑफ एक्स एन, और यहां पे मैं लिख रहा हूं डेल्टा x। तो ये अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है रिमेनिंग एरिया। ठीक है, तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया होगा ये हमें, और यहां ये आप लिख सकते हैं कि यहां n अप्रोच टू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। आप वैसे ही सोच लो, प्रैक्टिकल सोचो कि जैसे जैसे मैं स्टिप पतली करता चल जाऊंगा, ठीक है, तो स्टिप की विड्थ छोटी होती चली जाएगी, और जब स्टिप की विड्थ छोटी होगी तो उसका 0 की तरफ जाएगी वो। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टिप्स बढ़ जाएंगी, n इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। तो ये जो मेरे पास है, ये जो है, ये हमने इसका एरिया निकाल लिया, एरिया अंडर कर्व। लेकिन अब बात ये है कि अगर ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया निकाला हमने, ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें बाद में 17th सेंचुरी में हमें थोड़ा शॉर्टकट मिला इसका, कि इसको विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने एक कॉन्सेप्ट हमें मिला इंटीग्रेशन का। तो ये इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन था, ये आपस में रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में, अपने नेक्स्ट टॉपिक में यही देखेंगे कि वो डेरिवेटिव से कैसे रिलेटेड है इंटीग्रेशंस, और वो ही काफ़ी शॉर्टकट है, उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली हम एरिया निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट में अब देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन है f ऑफ x, फंक्शन दिया हुआ है। अब जब कोई फंक्शन होता है, ठीक है, उसका आप ग्राफ ड्रा करो। ठीक है, तो मान लो हमारे पास f ऑफ x का ये कर्व आई, हमारे पास हमने ग्राफ ड्रा किया तो ये आई कर्व हमारे पास। तो जब ये कर्व आई तो देखो कि हमने इसके अंडर जो एरिया है, मान लो ये एरिया है, वो निकालना है। ठीक है, तो ये अगर हमने ये एरिया निकालना है, यहां से लेके यहां तक एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं कैसे हम डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि हमने इसको, ये एरिया ए है, और ये एरिया कैसे आया, ये फंक्शन f ऑफ x था, और ये एरिया है, ये भी दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जो एरिया आएगा हमारा, क्योंकि ये x में चल रहा है तो x में ही आएगा ये। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसका एरिया इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा। ये जो स्टिप बनी हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल
बिल्कुल जैसे बाल जितनी स्टेप है, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा शो किया। बहुत ही छोटा सा एरिया है। अगर मैं इसको x1 मान लूँ और ये यहाँ इसको x2 मान लूँ, तो इसका जो इसकी विड्थ होगी, तो इसकी विड्थ आएगी x1 माइनस एक्स, तो इसकी विड्थ को मैं डेल्टा x मान लेता हूँ। और ये विड्थ बहुत ही स्मॉल है और लगभग ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 कह लो, बाल के बराबर है। ठीक है, तो ये विड्थ मैंने इसको इंक्रीज कर लिया। अब देखो, अगर मैं सिर्फ इस एरिया की बात करता हूँ, इस एरिया की बात करता हूँ, तो जो एरिया होगा, ये स्मॉल एरिया होगा, छोटा सा एरिया, इसको मैं डेल्टा एक्स, डेल्टा ए लिख रहा हूँ। स्मॉल एरिया, ये कैपिटल, ये ए में है, कैपिटल ए में है, ये डेल्टा ए है। डेल्टा ए मीन्स होता है बहुत स्मॉल एरिया, क्योंकि आप इस पूरे एरिया में से अगर इसको कंपेयर करो तो ये बहुत ही कम एरिया है। ठीक है, तो इसको मैंने डेल्टा ए लिख लिया, एरिया। ठीक है, तो अब देखो कि हमें पता है कि एरिया किसके इक्वल होता है। एरिया की जब बात करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं, डेल्टा ए की बात करता हूं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट बहुत छोटा एरिया, तो ये इक्वल होगा इसकी, देखो विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है x, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी यही लेंगे हम, ये अगर ये x है तो a f ऑफ x है, और ये ऑलमोस्ट यहां भी f ऑफ x ही है, बिल्कुल स्मॉल है, तो इसकी जो लेंथ होगी f ऑफ x होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा स्मॉल एरिया है, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स विड्थ इनटू लेंथ। ओके, तो अब देखो कि अगर मैं इसको थ्रू आउट डिवाइड करूं, इसको मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, यहां भी मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर इसको दोनों तरफ लिमिट ले लें, हम लिमिट का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, अगर दोनों तरफ लिमिट ले लें तो देखो क्या होगा, यहां पे मैंने लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट अप्रोच टू 0, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट अप्रोच टू 0, और यहां पर भी लिख दो, फिर अगर बोथ साइड लें तो यहां पर भी लिख देते हैं डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ये बहुत स्मॉल है। अब क्या होगा, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स तो कट गए। ठीक है, तो ये इसका लिमिट का भी काम खत्म हो गया यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, मेरे पास बचा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से देखना है इसको, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आया। अब देखो, मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया था कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ठीक है, बहुत ही स्मॉल हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, और डी ए अपॉन डी एक्स क्या है, एफ ऑफ, दूसरी तरफ क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये मैं इसमें कैपिटल ए ये वाला है, ठीक है, इसको स्मॉल ऐसे, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा सेपरेट कर रहा हूं। अब मेरे पास क्या आया कि आप ध्यान से देखो कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है हमने सपोज किया हुआ, अभी हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये तो हमारे पास है, हमारे पास गिवन है, कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, ये तो गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा कोई फंक्शन ढूंढ सकें, जिसका डेरिवेटिव हमें जो गिवन दिया हुआ फंक्शन है उसके बराबर हो, तो वो जो हमने फंक्शन हम ढूंढ रहे हैं, हमने ढूंढा फंक्शन,
तो वो एरिया होगा किसका, जो ये फंक्शन कर्व बनाएगा, कर्व अंडर एरिया बनाएगा, वो उसका एरिया होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं आपको, d अपॉन डी एक्स, दिस इज एरिया। ठीक है, और ये f ऑफ x है। f ऑफ x हमारे पास है, ये हमें पता है। हमने ढूंढना क्या है, हमने ढूंढना है a ऑफ x। ठीक है, हमने ये फंक्शन ढूंढना है। तो इसको जब ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, हमें ये पता लग जाए कि ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव, किसके डेरिवेटिव करने से ये आया। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करने से ये आया वो फंक्शन एरिया होगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब अगर हमने ए एक्स को हमने सपोज किया, ठीक है, हमने ए को निकालना है, एरिया को निकालना है, तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा क्योंकि ये डेरिवेटिव से ये आया। ठीक है, डेरिवेटिव से उल्टा जाना पड़ेगा। देखो तो क्या है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, अगर मैं दूसरी तरफ ले गया इसको, मैं ले गया f ऑफ x, क्रॉस कर दिया, इसको dx आ गया, और इसको नीचे ले गया तो 1 अपॉन डी आ गया ये। अब इसको देखो 1 अपॉन डी, दिस इज इनवर्स या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन डी, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, a ऑफ x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं इस सिंबल से, 1 अपॉन डी को मैं रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन, यही इंटीग्रेशन है 1 अपॉन डी। ठीक है, तो दिस इज रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, और इसको मैं इस सिंबल से, ये समेशन का सिंबल है, ये सम का सिंबल है, एक्युमुलेशन का सिंबल है, जो चीज इकट्ठी करने के लिए 1 अपॉन डी। तो ये मेरे पास आया f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब देखो ये कि अगर हमने, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे हमें फंक्शन मिलेगा a ऑफ x। ठीक है, और यही एरिया होगा, जो कर्व ये बनाएगा f ऑफ x बनाएगा, उसके नीचे जो एरिया होगा यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा और देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा कोई भी डाउट ना रहे। तो इसमें क्या है, देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मेरे पास एक ह्यूमन बीइंग है, एक बंदा है, f ऑफ x है। ठीक है, अब इसका अगर डेरिवेटिव करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा d अपॉन डी एक्स, और इसका मिलेगा f ऑफ x। ठीक है, तो ये कोई मान लो कोई फंक्शन आया मेरे पास, g ऑफ x आ गया, सपोज करो मेरे पास g ऑफ x आ गया। तो ये कहते हैं, मैं मेरे कहने का मतलब कि ये एक बंदा है, उसका ये बेटा है, हमने डेरिवेटिव किया, उसका हमें बेटा मिल गया। ठीक है, तो ये जो g ऑफ x हमारे पास आएगा, ठीक है, ये कैसे आया, दिस, अगर मैं g ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन है, अगर मैं g ऑफ x का एक कोई ग्राफ बना दूं, कोई ग्राफ बन जाए इसका, सपोज कोई ग्राफ बन गया, इसका अंडर एरिया जो भी है, इसका अंडर एरिया क्या होगा, f ऑफ x होगा। इसके अंडर जो एरिया होगा क्या होगा, f ऑफ x होगा। जो ये ग्राफ बनाएगा उसके अंडर एरिया f ऑफ x होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या, हमें फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ, हम तो ग्राफ इसका बना रहे हैं, हम तो ग्राफ इसका बना रहे हैं, हमें चाहिए इसका एरिया। जब हमें इसका एरिया चाहिए तो हमें इसका फादर चाहिए, इसका बाप चाहिए ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे आया, तो वो क्या होगा, मान लो इसका कोई है, इसका फादर है, मान लो a ऑफ x है। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव किया, मान लो इसका, यहां लिखता हूं मैं, a ऑफ x है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जब आपने डिफरेंशिएट इसको किया तो मेरे पास आया d अपॉन डी एक्स ए ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव क्या, हमारे पास f ऑफ x आया। जब हमारे पास f ऑफ x आया, अब ये क्या है, हम इसका हमने कर्व यहां ड्रा कर गया, इसके अंडर जो एरिया अब ये है, इसके अंडर एरिया क्या आएगा, a ऑफ x। तो मेरे कहने का मतलब था कि अब अगर हमने यहां से
अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, हमारे पास गिवन तो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स से हमने ए एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स से हमने ए एक्स निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो हम रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे, इसको इधर ले जाओ, फिर मैं वहां पे आ रहा हूं ए एक्स, इसको मैं ले गया एफ ऑफ एक्स, ऊपर ले गया डी एक्स, और इसको किया मैंने, सॉरी इसको किया 1/d। 1/d को मैं बोलता हूं दिस इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव 1/d। तो यहां पे मैं 1/d रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव मीन इंटीग्रेशन। तो ये हमें इसका रिवर्स ए ऑफ एक्स हमें मिल गया। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए हमें एरिया मिल जाएगा। अब बच्चे ये बात करेंगे कि सर ये कैसे निकालना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। तो इंटीग्रेशन भी जैसे हमने डेरिवेटिव के फार्मूले हैं वैसे ही इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के फार्मूले जैसे लगते जाएंगे, अलग अलग फंक्शन के लिए थोड़े कुछ अलग फार्मूले हैं, कुछ फंक्शनों के लिए मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। उसके इंटीग्रेशन के फार्मूले हम अप्लाई करके हम आराम से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, और जब इंटीग्रेशन निकल गया तो हमारा एरिया आ गया। अब थोड़ा सा मैं एक थोड़ा एग्जांपल देता हूं आपको, इंटीग्रेशन कैसे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। मान लो मेरे पास, जैसे एक मैं फार्मूले की बात करता हूं, हमारे पास फार्मूला था इंटीग्रेशन का d/dx, ये x⁻n, ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला था। तो इसका फार्मूला क्या है, n, डेरिवेटिव करने से पहले इसको n जो इसकी पावर है n को पहले रखना है, और x n-1, ठीक है, ये डेरिवेटिव है, x⁻n का डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन करना हो इस फंक्शन का ही xn, इसका इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, या मैं यहां रखता हूं, अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं x⁻n का इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहां x आएगा। तो इसका रिवर्स प्रोसेस है, इसमें क्या करेंगे हम, x यहां माइनस किया, xn+1 कर देंगे, और यहां पे मल्टीप्लाई किया, और यहां पे पहले मल्टीप्लाई कर लिया था, यहां पे हम बाद में क्या करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। सब कुछ उल्टा हो रहा है, देखो ना, पहले हमने n रख दिया था, ठीक है, यहां पे हमने पहले प्लस किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, यहां डिवाइड होगा, यहां आएगा n+1, और यहां आएगा c। अब कुछ बच्चे पूछते हैं ये c क्या है सर। अब मैं c के बारे में आपको बताऊंगा ये c क्यों रखते हैं। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल के केस में हम इसको c रखते हैं, तो ये इसका भी मैं कारण बताता हूं अभी। तो देखो क्यों रखते हैं c, इसके लिए देखते हैं। हमारे पास मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x = x² प्लस मान लो 2 है, एक फंक्शन है, और एक फंक्शन और है हमारे पास g ऑफ x। g ऑफ x मेरे पास है x² + 5 है, सपोज कर लो। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मान लो करते हैं, ठीक है। मुझे क्या मिला, इसका मतलब d/dx f ऑफ x = क्या मिला मुझे, 2x मिला, इसका तो 0 आएगा। अब इसका करते हैं दूसरे का, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, इसका d/dx g ऑफ x, इसका मिला मुझे 2x, ठीक है। अब देखो कि यहां भी 2x आया, यहां भी 2x आया, दोनों तरफ 2x आया, लेकिन यहां पे फंक्शन तो अलग थे, ठीक है। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां भी इंटीग्रेशन कर दो, यहां भी इसकी इंटीग्रेशन कर दी। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आया, देखो d/dx f ऑफ x, ठीक है, यहां मैंने dx लिख दिया, और यहां पे कर दिया मैंने 2x dx, और इधर भी देखो इस तरफ मैंने कर दिया d/dx g ऑफ x, इंटीग्रेशन यहां dx लिखते हैं, और यहां पे मैंने कर दिया 2x dx,
ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेट किया तो देखो इसका dx खत्म हो गया, ये d इसका रिवर्स है, ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसका देखो इंटीग्रेट का फार्मूला लगाओ, 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 + 1 2 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा, मेरे पास x² आया। अब क्या आया, यहां x² आया, यहां पे x² आ गया, इसका भी ऐसा ही है, d खत्म हो गया, ये d कट गया, तो इसका मेरे पास क्या आ गया, g ऑफ x इज इक्वल टू, इसका भी सेम आया x²। अब देखो अगर हम बोल रहे हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हमारा आंसर +2 आना चाहिए था, यहां +5 आना चाहिए था, इसलिए हम यहां पे जानबूझ के यहां c रखते हैं और यहां पे c रखते हैं, और यहां पे c का मतलब है, यहां पे c मीन्स 2, यहां पे c मीन्स 5, तो ये कांस्टेंट c इसलिए रखते हैं यहां पे, ताकि हमें जब, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव में जब कांस्टेंट 0 हो जाता है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे +c हमेशा रखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो आज के लिए इतना ही, जो मैंने आपको ये इंटीग्रेशन का अपनी तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आप मेरी वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है आप इसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखी, इसके लिए धन्यवाद।